चलिए अब कविता पढ़ते हैं और देखते हैं। तो कविता है हमारा छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़का बीज वहां बोया। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। जिस तरीके से एक खेत चौकोना होता है, उसी तरीके से कविता लिखने के लिए जिस पन्ने का इस्तेमाल किया जाता है वो भी चौकोना ही होता है, यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे भी रहता है उस तरीके का होता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़का बीज वहां बोया। अब क्या होता है, खेती कर्म करने के लिए एक बीज मान लीजिए हवा से उड़ के आता है और वो जमीन में दब जाता है, जमीन में बो जाता है। उसी तरीके से कल्पनाओं की आंधी आती है, कल्पनाओं की आंधी आती है, तब जो है दिमाग में एक बीज उपनता है और वो बीज शब्द का रूप लेकर जो है वो क्या होता है, पन्ने में लिखा जाता है। और इस तरीके से जो है कविता का कर्म शुरू होता है। खेती का कर्म बीज बोने से होता है, तो उसी तरीके से जब हम शब्द हमारे दिमाग में आता है, शब्द को बीज बताया गया है। क्या बताया, बीज। जैसे खेती में पेड़ उगने के लिए बीज चाहिए होता है, उसी तरीके से कविता के लिए शब्द चाहिए होता है, तो वो शब्द को बीज का रूप इन्होंने बताया है। संदर्भ देखिए, पूरी कविता का सेम रहेगा, प्रसंग अलग अलग रहेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल उमाशंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता से उद्धत है। कविता में जोशी जी ने एक कवि के रचना कर्म को व्याख्यायित किया है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कागज के पन्ने को चौकोर खेत की तुलना की है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने पढ़ा है उसको किस तरीके से बताते हैं। कवि कहता है, मेरा यह कागज का एक पन्ना मेरे लिए चौकोरे छोटे खेत की तरह है, जिसमें मैं कवि कर्म करते हुए क्षण को बोता हूँ। कवि यहाँ किसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। किसान ने कृषि कार्य की भांति कृति या कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए वह क्षण रूपी बीज अपने कागज खेत के बोने की बात कहता है। वास्तव में कविता का साहित्य मनोभावों से उपजता है। तो जैसे हमने बताया कि बीज को क्या बताया गया है, शब्द बताया गया। और जैसे तेज हवा चलती है तो बीज आकर बोता है, तो वो तेज हवा क्या होती है, वो कल्पनाएं होती है। हमारे दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे इमेजिनेशन चलते रहते हैं, मगर उसमें से कोई एक ही इमेजिनेशन जो है वो क्या होता है, शब्दों का रूप प्राप्त करता है। तो वो जो बीज, जो कल्पनाएं की आंधी आती है, हवाएं जब चलती हैं तो बीज आकर खेत में रुकता है। उसी तरीके से इन कल्पनाओं की आंधी के साथ एक शब्द आकर दिमाग में रुकता है। कवि कहता है, कोई अंधड़ कहीं से आया। वास्तव में ये अंधड़ भावनाओं का अंधड़ है, जो कविता के सृजन से पूर्व कवि के मन में उठता है और जिनसे प्रेरित होकर वह काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। यह एक सामान्य सा अनुभव है कि खेती के अधिकतर कार्य वर्षा पर आधारित है, जो अंधड़ के बाद ही होती है और कृषि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। वैसे ही कुछ कवि के साथ भी घटित होता है। भावनाओं की प्रबलता अंधड़ के रूप में कवि के दिलो दिमाग में आई और उसने कवि की काव्य रचना का उपयुक्त वातावरण प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उसने अपने कागज के खेत में छड़ की रुपाई करी। यानी कि वो एक जो क्षण था, वो मूवमेंट था, जिस मूवमेंट उसके दिमाग में वो पूरी कविता कौंध गई। क्षण का बीज बोना कृति के अर्थ में उस अनुभव को अंकित करना है जो किसी विशेष समय में कवि के मन मस्तिष्क में विचार के रूप में आते हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, कागज के पन्ने तथा खेत में समानता एवं गुण साम्य दिखाने के कारण रूपक अलंकार है। कागज का पन्ना और खेत, इन दोनों में क्या बताया गया, रूपक अलंकार बताया गया। कविता में स्थान स्थान पर सांग्य रूपक का सौंदर्य विद्यमान है। मनोभावों की तुलना अंधड़ से की गई है। यह एक सार्थक बिंब है। क्षण का बीज बोना में बीज मनोभावों और सामान्य बीज दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। भाषा सहज प्रभाव युक्त किंतु विचार प्रधान है। कवि ने साहित्य के मर्म को, उसकी सृजन प्रक्रिया को अपने काव्य में सामान्य परंतु प्रभावशाली रूपकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 2 पे। यहाँ क्या दिया है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, अशब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों में नमित हुआ विशेष। अब क्या हुआ था, अंधड़ आया था, अंधड़ आया यानी कि भावनाओं का अंधड़ आया, उस समय अपने साथ बीज लेकर आया, बहन वही चीज हुआ।
कल्पनाओं के रसायन को पीकर बीज गल गया निशेष। अब क्या होता है, बीज जब मिट्टी में दबता है तो मिट्टी के जो रसायन हैं उनको अपने अंदर लेता है, उसका ऊपरी खोल गलता है और फिर उसमें से अंकुर निकलता है। यही होता है ना। सेम वही चीज यहाँ कविता के साथ हुआ। बहुत सारी भावनाओं का अंधड़ चला, फिर उसमें से कोई एक जो है वो कल्पना सिद्ध हो गई। अब उन कल्पनाओं का उसने रसायन पिया। वो रसायन जो जो कविता हमारे मन में आई थी, अब उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे इमेजिनेशन को पुट किया, बहुत सारा इमेजिनेशन डाला। उसके बाद वो जो बीज था, जो कल्पना हमारे दिमाग में आई थी, वो गल गया और फिर उसमें से शब्द फूटे। यानी कि अब हमें कविता के लिए सही शब्द मिल गए। भावनाओं आई, भावनाएं से फिर उन्हें कल्पनाओं में ढाला, कल्पनाओं से हमें सही शब्द मिल गया। और वो शब्द क्या थे, वो अंकुर का फूटना। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब बीज जैसे ही बाहर आता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें पल्लव यानी कि पत्ते आते हैं, पुष्प अर्थात फूल आता है, और इस तरीके से पौधा हरा भरा हो जाता है और लहलहाने लगता है। तो वही चीज यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब हमारे शब्द जोड़कर हमने कविताएं, अब शब्द शब्द जोड़कर हमने कविताएं बनानी शुरू करी, तो कविताओं ने अपना, पूरी कविता ने अपना रूप लिया। जिस तरीके से पेड़ कब सुंदर हो जाता है, जब उसमें पत्ते और फूल आ जाते हैं, उसी तरीके से कविता कब सुंदर होती है, जब उसमें सारे रस आ जाते हैं और वो पूर्ण हो जाती है। तो पल्लव पुष्पों से नमित होने का तात्पर्य है, यहाँ कविता जो है वो धीरे धीरे वाक्य लेकर पूरे, जैसे शब्द हुआ, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से जो है चौपाई छंद बना, ठीक है, और इस तरीके से पूरी कविता पूर्ण हो जाती है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने अपने कवि कर्म अर्थात रचना प्रक्रिया के अगले चरण का वर्णन किया है। कवि अपने रचना कर्म को कृषि कर्म के समतुल्य रखता है, कि उसी के बराबर है। वह कहता है कि अपने कागजी खेत में मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया, वह कालांतर में कल्पना के रसायनों से अवशोषित कर पूरी तरह गल गया और शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ कवि खेती के अंकुरण की प्रक्रिया के रूप के सहारे अपनी रचना धर्मिता के भावों के शब्द का रूप ग्रहण करने की बात कर रहा है, कि उसने जो कविता लिखी थी वो क्या है, उसकी भावनाओं ने अब शब्द ले लिए हैं। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज मिट्टी में उपस्थित रासायनिक तत्व, खाद, पानी आदि को अवशोषित कर गल जाता है और अंकुर के रूप में मिट्टी में बाहर आता है, वैसे ही कवि के मनोभावों काव्य शब्दों से अंकुर के रूप में कागज पर अंकित हो गए। कागज पे कौन अंकित हो गए, वो कविता अंकित हो गई। कवि आगे इन शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से युक्त हो जाने की बात कहता है। अब क्या पल्लव पुष्पित मतलब धीरे धीरे वाक्य आए, वाक्य आकर पूरी कविता बनी, छंद चौपाई बनी। जिस प्रकार अंकुर खेत में विकसित होते हुए पूरे खेत को अपने पत्तों फूलों से भरकर विस्तृत फसल का रूप दे देते हैं, वैसे ही कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर कृति का रूप धारण कर लेते हैं। कृति यानी कि पूरी रचना का रूप धारण कर लेते हैं। वस्तुतः कृषि में फसल का पुष्प पल्लवों से युक्त होना साहित्य सृजन एवं कवि कर्म की दृष्टि से कृति के रूप ग्रहण करना, यानी कि जब पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो एक तरीके से कहते हैं खेत पूरी तरीके से हरा भरा हो गया, फल देने लायक हो गया। अब कविता कर्म में इसे पल्लित पुष्पित होने का मतलब है कि रचना का पूर्ण हो जाना। कृति में ही विभिन्न अब स्वादों की रचनाएं संभव होती हैं। अब आते हैं काव्य सौंदर्य। देखिए क्या है, कल्पना की रसायनों पद में रूपक अलंकार है, ठीक है। कल्पना और रसायन इन दोनों को आपस में सिमिलर किया गया है। शब्द के अंकुर का अर्थ शब्द रूपी अंकुर है, इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। शब्द के अंकुर यानी कि शब्द रूपी अंकुर, तो इसलिए यहाँ पर शब्द और अंकुर इन दोनों को सिमिलर किया गया, इसलिए यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। पल्लव पुष्प वास्तव में काव्य गुण सौंदर्य के तत्वों का बोध कराते हैं। भाषा सहज, बोधगम एवं विचार प्रधान है। पल्लव पुष्पों गल गया क्रमशः में पा और गा वर्णों की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब हम बढ़ चले अपने आखिरी काव्यांश में इस कविता की। इसके बाद हमारी एक कविता और है, अभी ध्यान रखिएगा क्या दिया है काव्यांश में। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मीरा खेत चौकोना सब। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, झूमने लगे फल। अब जब
फसल बढ़ जाती है तो उसमें फल लगने लगते हैं। रस अलौकिक यानी कि उसको जो है कविता को देखकर अब पढ़ने से क्या होता है, रस क्या प्राप्ति होती है। खेत जब लहलहाता है फलों से तो किसान देखकर आनंद प्राप्त करता है। उसी तरीके से कृतिकार की रचना जब पूरी हो जाती है तो उसको पढ़ने से जो आनंद आता है, ये वहां पर वही आनंद है। अमृत धाराएं फूटती, अब उसमें से क्या है, अमृत धारा। जब जो फल निकलता है वो फल हमारे शरीर को पौष्टिकता देता है पूरी तरीके से, तो वो क्या, उस एक तरीके से हमारे शरीर के लिए अमृत होता है। और इसी तरीके से जो कविता होती है वो हमें रस का अमृत देती है, यानी कि हमें वो खुशी देती है जो हमारा मन खुश होता है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत ही होती है। रोपाई छड़की, यहाँ पे क्या था, एक क्षण की रोपाई थी लेकिन कटाई अंततः की, यानी कि जो कविता का जो सृजन होता है, कविता जो लिखी जाती है वो सिर्फ एक पल में लिखी जाती है, उसको लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसे काटा हमेशा अनंत काल तक जाता है। अर्थात क्या होता है, मान लीजिए आज कविता लिखी गई है तो आने वाले 10 सालों बाद भी ये पढ़ा जाएगा, 15 सालों बाद भी पढ़ा जाएगा, 50 सालों बाद भी पढ़ा जाएगा, 100 सालों बाद भी पढ़ा जाएगा, 200 सालों तक भी पढ़ा जाएगा। मतलब अब इसे अनंत काल तक इससे रस प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसको पढ़ के आनंद प्राप्त किया जाता है। लिखा कुछ क्षण में गया, लेकिन इसका जो आनंद है वो हम हमेशा उठाते रहेंगे। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता, यानी कि इसको कोई जितना भी पढ़ता जाए, जितना भी पढ़ता जाए, ये कभी खत्म नहीं होता। कविता के साथ यही होता है, हम पढ़ेंगे हमें अच्छा लगेगा, कोई और पढ़ेगा अच्छा लगेगा, ये नहीं है कि उसको हमने पढ़ा तो उसके अंदर का रस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आनंद आता है। रस का अक्षय पात्र सदा, अब इसके अंदर से जो अक्षय पात्र का मतलब क्या होता है, एक तरीका का ऐसा पात्र होता है वो हमको इच्छित चीज देता है और उसके अंदर से वो चीज कभी खत्म नहीं होती। तो ये क्या होता है, कविता क्या होता है, ये रस का अक्षय पात्र होता है, यानी आनंद का अक्षय पात्र। इसको में से जितना भी तुम रस लूटते जाओ मगर कभी भी रस खत्म नहीं होगा। छोटा मेरा खेत चौकोना सा, इसका प्रसंग क्या है, कवि यहाँ अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए कहता है कि कल्पना के रसायनों से पोषित, पुष्पित, पल्लवित उसकी कृति रूपी फसल में कविता रूपी फल लग गए हैं। व्याख्या देखिए क्या है, कविता रूपी फल और कृति रूपी फल की विशिष्टता बताते हुए कवि कहता है, कृति रूपी फसल में कविता रूपी फल लगने लगे हैं। ठीक है, अब जो हमने रचना करी उसमें कविता रूपी फल लग चुके हैं, यानी कि अब उसको जो कोई भी पढ़ेगा उसे आनंद आएगा। जिस तरीके से फल खाओ तो आनंद आता है, अच्छा लगता है, उसी तरीके से वह अलौकिक रस से युक्त थे। अलौकिक रस से युक्त होना कविता का एक विशिष्ट गुण है। कवि कविता रूपी फसलों में अमृत धाराएं फूटने की बात कहकर उसके मिलने वाले आत्मिक संतोष एवं चेतना और की ओर संकेत करता है। वह आगे कहता है, इस प्रकार जो फसल उसने उपजाई है उसमें अनंत को पा लिया है, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं हो सकती है। कवि आगे कहता है, यह सृजनात्मकता काव्य पूंजी के व्यय से कम नहीं होती, यानी कि अगर हम इसको पढ़ते रहें तो क्या ये कम हो जाएगी, नहीं, ये कम नहीं होती है बल्कि और बढ़ती जाती है। अर्थात लोगों द्वारा अपनाए जाने, प्रचारित प्रसारित होने से वह और अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली होती जाती है। यही कविता और साहित्य की अनंतता और इसकी विशिष्टता भी है। अंत में कवि अपने कागज के पन्ने रूपी खेत को रस का अक्षय पात्र की संज्ञा देते हुए कहता है कि मेरा यह कागज का पन्ना रूपी खेत कृति और कविता रूपी फसल एवं फल की निरंतर उपजते रहने वाला है, यानी कि हमेशा उगता ही रहेगा। यह ठीक उस अक्षय पात्र की भांति है जिसमें पकाया गया भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। वास्तव में इसमें कवि कर्म के निरंतर और सततता की बात कही गई है। काव्य सौंदर्य देखिए क्या है, कविता की भाषा सहज, बोधगम्य लेकिन विचार प्रधान है। खेती के रूपकों के जरिए अपने रचना कर्म को व्याख्याहित करने के में कथ्य की नवीनता पाई गई। जैसे मैंने बताया ना, ये जिस तरीके से सिमिलर किया गया है, इस तरह का प्रतीक आज से पहले कविता में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये बिल्कुल नवीन रूप है, नया रूप है। कागज के चौकोने पन्ने को खेत की उपमा दी गई है। रस में शिष्टता, रस का अर्थ स्वाद के अर्थ में तथा काव्य रस दोनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। काव्य पूंजी को लुटने से बढ़ने वाली बताकर कवि ने साहित्य के महत्व को प्रतिपादन किया है कि साहित्य का रस कैसा होता है, ये बताने की चेष्टा करी है।
चलिए अब हम आ गए अपनी दूसरी कविता पे। दूसरी कविता हमारी क्या है? बगुलों के पंख। इसका रूपरेखा देखिए। उमाशंकर जोशी की इस कविता में सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। मतलब हम जो चीजें सुंदरता में देखते हैं वो हमारे मन पर छाप छोड़ जाती है और हम उससे इतना ज्यादा आनंदित होते हैं, इतना ज्यादा प्रफुल्लित होते हैं कि हमेशा उसको याद रखना चाहते हैं। कभी कभी कोई दृश्य ऐसा बहुत है, जैसे आप लोगों को अगर मान लीजिए पहाड़, घाटियां, बादल ही अच्छा लगता है, तो कभी आप अगर हिल स्टेशन साइड पे जाओगे ना, तो वो लुक आपको इतना अच्छा लगेगा कि वो आपके मन में बैठ जाएगा, आप उसको भूल नहीं पाओगे। उसी तरीके का चित्रण यहाँ पर भी कवि ने किया है। देखिए कविता बस छोटी सी है, जितनी आपको सामने दिख रही है, इससे ज्यादा नहीं है। देखिए क्या है। नभ में पाती बांधे बंगुलों के पंख, चुराए लिए जाते वे मेरी आंखें, कजरारे बादल की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बांधे बंगुलों के पंख। अब इसका जरा एक बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैं आपको वो समझाती हूँ। आसमान में काले बादल हैं, तो आप आसमान में जब काले बादल होते हैं तो उसके सामने अगर कोई सफेद चीज आएगी तो वो हमें ज्यादा हाईलाइट होगी। तो यही हुआ, सफेद में आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और बगुले जो हैं पंक्ति बनाकर उड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब ये दृश्य कवि को इतना ज्यादा सम्मोहित कर गया, उस पर उन्होंने ये पूरी कविता लिख दी। क्या कह रहे हैं? नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, यानी कि आकाश में जो बगुले हैं वो पंक्ति बनाकर उड़ते हुए चले जा रहे हैं, चुराए लिए जाते वे मेरी आंखें। अब ये दृश्य इतना सुंदर है कि मेरी आंखें उन पर से हटी नहीं रही, मैं उन्हीं को लगातार देखते हुए चला जा रहा हूं। कजराले बादलों की छाई नभ छाया, यानी कि आसमान में जो है कजरारे यानी कि काले काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, और उस पर सांझ ढल रही है, शाम हो रही है। तो वो शाम होने के कारण आसमान थोड़ा सा और डार्क होता जा रहा है। और वो श्वेत काया क्योंकि जब सूरज डूबने लगता है तो पूरब की साइड जो होता है ना, आप देखेंगे थोड़ा सा रोशनी ज्यादा होती है। तो वही सांझ की सतेज श्वेत काया यानी कि डूबते हुए सूरज की वो जो चमक है, उससे पूरब के साइड में एक उज्जवलता बनी हुई है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, और ये दृश्य जहां पूरब की तरह रोशनी है, आसमान में काले बादल हैं और उन बादलों के आगे बांधे हुए पंक्तियों उड़ते हुए जो बगुले हैं, ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा है कि ये मेरी आंखें उन्हीं से बंधी हुई हैं। उसे कोई तनिक रोक रखो। अब लोग वो क्या कह रहे हैं कि ये दृश्य इतना सुंदर है कि वो कह रहे हैं कि इस दृश्य को रोक लो, अर्थात ये बादल ऐसे ही बने रहे, ये बगुले ऐसे ही रुक जाएं, शाम ऐसे ही रुक जाए, मतलब ये दृश्य कुछ पल के लिए रुक जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर समय की गतिशीलता को बताया गया है कि समय पल पल बदल रहा है, सूरज उधर डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, बगुले उड़ के चले जाएंगे, बादल उड़ जाएंगे, तो ये दृश्य कुछ टाइम में बदल जाएगा। तो वो कवि क्या कह रहे हैं कि ये दृश्य बदलना नहीं पाए, कोई इस पूरे दृश्य को रोक लो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। अब कौन चुरा लेके जा रहा है? वो दृश्य, यानी कि वो बगुले जो पाती बनाकर उड़ रहे हैं, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख जो हैं वो जो उड़ रहे हैं, वो उनके पूरी आंखों को अपने साथ चुरा लिए जाते हैं, अर्थात वो दृश्य उन्हें बहुत ही खूबसूरत लग रहा। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में कवि उमाशंकर जोशी की बगुलों के पंख नाम से शामिल है। प्रसंग है, उमाशंकर जोशी की बगुलों के पंख शीर्षक कविता में संध्याकालीन आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों के श्वेत पंखों के सौंदर्य तथा संध्याकालीन आकाश के प्राकृतिक दृश्य का मिलाजुला वर्णन तथा उसमें कवि के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया गया। यह एक दृश्य कविता है। देखिए यहाँ पर जितनी भी आपको कविता पूरी पढ़ी गई ना, हमारे सामने एक दृश्य उभर रहा है, यानी कि ये एक दृश्य बिंब से परिपूर्ण कविता है। कवि कह रहा है कि आसमान में कतारबद्ध होकर उड़ रहे बगुलों के पंखों में एक सम्मोहन दृश्य उपस्थित हो गया है। यह नयनाभिराम दृश्य जिन बगुलों के आसमान में उड़ने के कारण उत्पन्न हुआ है, वे मेरी आंखें चुराए लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की दृष्टि
जहां तक जाती है वह बगुलों की उड़ान को देखता ही रह जाता है। कवि आगे सांझ के समय के आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, जिन पर संध्याकालीन सूर्य का प्रकाश पड़कर अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है। ये सांझ के दृश्य मुझे अपनी माया के साथ आकर्षण में बांधे, यानी कि वो एक जादू है जो इन्होंने मुझे अपने साथ बांध रखा है। कवि की इच्छा है वह नयनाभिराम प्राकृतिक दृश्य को सचल है, यानी कि ये चलता रहने वाला दृश्य है, गतिमान है, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, यानी कि ये दृश्य थोड़ी देर के लिए थम जाए, जाए नहीं, जिससे वह इन्हें और अधिक देर तक देख सके, क्योंकि ये दृश्य इतने सुंदर आकर्षक हैं कि वे उनकी आंखें चुराए लिए जाते हैं। यहाँ कवि ने सौंदर्य के प्रभाव का अंकन करने के लिए जिन युक्तियों का सहारा लिया है वे हैं दृश्यों के चित्रण तथा उन दृश्यों को देखते हुए अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन, यानी कि वो दृश्य इतना सुंदर है, वो उसको देख रहे हैं और उसका प्रभाव भी उन पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कविता में वर्णित सौंदर्य जिन दृश्यों के कारण उपस्थित होता है वे सभी गतिशील हैं। गतिशील है मतलब वो थोड़ी देर में ही बदल जाएंगे ना, बगुले उड़ के चली जाएंगे, सूरज इधर ढल जाएगा, काले बादल उड़ जाएंगे, तो यानी कि वो दृश्य जल्दी खत्म हो जाएगा, पल पल बदलता है। इनकी गतिशीलता और समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन ही इनके सौंदर्य के मूल कारण हैं, यानी कि ये चीजें तुरंत बदलेंगी, इसीलिए ये सौंदर्य को ज्यादा परिलक्षित कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम काव्य सौंदर्य की तरफ। कविता की भाषा सहज, बोधगम, आकर्षक व प्रभावपूर्ण है। अनुनासिकता युक्त शब्द हैं, जैसे पाती, आंखें, बंधे, पंख, पाखें, तो ये जो चंद्रबिंदी लगी इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, के कारण कविता में रंजकता के गुण का समावेश हो गया है। हौले हौले पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखें चुराना मुहावरा का सकारात्मक एवं सार्थक प्रयोग मन चुराने के अर्थ में हुआ है। छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से भाषा में नया सौंदर्य आ गया, मतलब भाषा जो है वो थोड़ी नई लग रही। पद्यांश आया है, 2 कविताएं हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो में आपके पास 5 पद्यांश में रखूंगी जिनके आधारित हम प्रश्नों को करेंगे। पहला पद्यांश है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़ का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो अब यहाँ पर कवि ने जो है अपना कवि लिखने के कर्म को कृषि कर्म के साथ कंपेयर किया है। जैसे कि एक छोटा चौकोना खेत होता है, उसी तरीके से इन्होंने एक चौकोना पन्ना लिया और उस पन्ने में कोई अंधड़ आया, यानी कि विचारों की, अब कोई कहीं से तेज हवा चलती है तो बीज आकर जो है उस खेत में पड़ जाता है। उसी तरीके से बहुत कुछ जो है वो सोच विचार आता है कवि के दिमाग में, और उसी समय उनके दिमाग में एक कविता का क्या होता है, जन्म होता है। तो छड़ का बीज वहां पहुंच गए, यानी कि एक ही क्षण में वो बीज खेत में आ जाता है और कविता का जो शीर्षक होता है वो कवि के दिमाग में आ जाता है। अब उसके बाद कल्पनाएं बनती। अब वो एक जो टॉपिक निकला उस पर क्या हुआ, बहुत सारी कल्पनाएं चलती हैं और कल्पनाएं ही कविता का रूप लेती है। उसी तरीके से क्या होता है, वो जो बीज जमीन के अंदर धसा था अभी, अब उसके जो मिट्टी के जो रसायन है उस बीज को गलाना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें से अंकुर फूटता है। जिस तरीके से जब कल्पनाएं मिलती हैं तो कविता रूपी अंकुर फूटता है। अब कविता जो है वो कवि के दिमाग में अब तक जन्म ले चुकी है। शब्द के अंकुर फूटे, ठीक है, बीज गल गया नहीं शेष, बीज गल जाता है और फिर क्या होता है, जैसे ही कल्पनाओं से आपके कवि के दिमाग में कविता का जन्म हो जाता है, फिर उसके बाद उन शब्दों के माध्यम से वो क्या करता है, वो कविता को कागज पर उतारता है और इधर वो जो अंकुर था, जो रसायनों से गल गया था, बीज जो रसायनों से गल गया था, उसमें अंकुर निकल के वो क्या करने लगता है, वो जमीन के बाहर आ जाता है। धीरे धीरे करके पूरी कविता पूर्ण हो जाती है, शब्द बाई शब्द मिलकर क्या होता है, कविता पूरी हो जाती है। और इसी तरीके से वो पौधा जिसमें अंकुर फूटा था, अब वो पल्लव पुष्पों से नमित हुआ, यानी कि उसमें क्या हुआ, पल्लव अर्थात
पत्ते आ गए, पुष्प यानी कि फूल आ गए। वो पूरा पेड़ भी क्या हुआ, पूरा बड़ा होकर पत्तों और फूलों से लद गया। जिस तरीके से कविता शब्द बाय शब्द करती हुई पूर्ण हुई। अब इस पर हमारे पास क्या है प्रश्न, देखिए कवि ने कागज की तुलना किससे करी है, खेत से करी है। किससे करी है, खेत से करी है। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे खेत। नेक्स्ट आते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना में कौन सा अलंकार है। अब क्या है, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया है, कागज को खेत बताया है। तो दोनों में ही सिमिलैरिटी, इतनी नजदीकियां दोनों को एक ही कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ है। ठीक है, इन्होंने खेत को ही कागज और कागज को ही खेत बता दिया। ठीक है, गल गया और पल्लव पुष्पों में कौन सा अलंकार। अब देखिए गल गया का गागा और पल्लव और पुष्प का पापा, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, खेत अगर कागज है तो बीज छड़का विचार। फिर पल्लव पुष्प क्या है, आप बताइए, पल्लव और पुष्प क्या है, रसायन, फल, कविता या तूफान। तो देखिए खेत कागज हुआ, बीज जो क्षण है वो क्या हुआ, वो क्या हुआ आपका विचार हुए। अब पल्लव पुष्प क्या हुए, वो धीरे, अंकुर जो है वो शब्द हुआ, और पल्लव पुष्प क्या हुए, धीरे धीरे करके वो पूरी कविता बन गई, है ना। यही चीज मैंने अभी आपको बताई। तो यहां हम क्या लिखेंगे, कविता। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कर्म की तुलना किस कर्म से की गई है, कौन से कर्म से की गई है, कृषि कर्म से की गई है। किससे की गई है, कृषि कर्म से। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा आपके पास में पद्यांश है, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया क्षण का बीज वहां बो गया। अब यही 4 लाइनें अभी हम पढ़ चुके हैं। अब इन 4 लाइनों पर अभी कविता प्रश्न दूसरे थे, अब देखिए प्रश्न बदल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ, बहुत ध्यान से दीजिएगा। जो पंक्तियां या पद्यांश आएंगे वो नहीं बदलेंगे, वो वही रहेंगे जो आपने पढ़े, प्रश्न बदलते रहेंगे। ठीक है, जो जरूरी नहीं कि जो मैं प्रश्न करा रही हूँ वो आए, या आपने कहीं और से पढ़े हों वो प्रश्न आए, ये कंपलसरी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई देखिए इन 4 लाइनों के काव्यांश में कम से कम नहीं तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेके तो आपके सामने 5 ही आएंगे। तो सबसे पहली जो मैंडेटरी जरूरत है कि आपके लिए ये पद्यांश समझ में आना जरूरी है। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर प्रश्न कहीं से भी पूछ लो, आसानी से आ जाएगा ना, है ना। तो मेन क्या है आपका ये समझना, जब ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन तो कहीं से भी कर लोगे। चलिए पद्यांश तो हम पहले ही समझ चुके थे, अब फटाफट प्रश्न कर लेते हैं। अब ये प्रश्न उससे थोड़े से अलग। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किस खेत की बात करी है, मन रूपी खेत, प्रेम रूपी खेत, कागज रूपी खेत या हरियाली रूपी खेत। तो कौन सी खेत की बात कर रहे हैं, ये कागज रूपी खेत की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने अपने खेत में कैसा बीज बोया था, धान रूपी, शब्द रूपी, प्रेम रूपी या ये सभी। तो कैसा बीज उन्होंने बोया था, वो था शब्द रूपी बीज बोया था। कवि ने अभिव्यक्ति रूप में बीज कहाँ बोया, कहां पर बोया था अभिव्यक्ति रूपी बीज, खेत में, घर के आंगन में, छत पर या कागज के पृष्ठ पे। तो वो बीज कहाँ बोया था इन्होंने, खेत में। ठीक है, अभिव्यक्ति रूपी बीज कहाँ बोया था, तो अभिव्यक्ति रूपी बीज जो सॉरी खेत, वो तो बीज जो है वो खेत में बोया था, तो ये सही नहीं होगा। सही क्या होगा, कागज के पृष्ठ पे। इन्होंने पूछा क्या, अभिव्यक्ति रूपी, यानी कि अपने मन के अभिव्यक्ति रूपी बीज वो कहां पर बो रहा है, तो वो कागज पे भी रहा। तो अभिव्यक्ति रूपी बीज क्या हुए, वो शब्द हुए जिन्हें वो कागज पर उतार रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कोई अंधड़ कहीं से आया, पंक्ति में अंधड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अंधड़ का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो उसका मतलब होता है आंधी, लेकिन यहाँ पर कविता में वो किस रूप में लिया गया है, देखिए अनजान व्यक्ति के लिए, कवि के मन में के भावों के लिए, आंधी के लिए, ये विरोधी व्यक्ति के लिए। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अंधड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, उन्होंने ये चीज पूछा है। तो अंधड़ शब्द यहाँ लिटरली आंधी के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, अंधड़ शब्द प्रतीक रूप से इस्तेमाल किया गया है कवि के मन के भावों के लिए, क्योंकि जब उसके मन में भाव आएंगे तभी तो वो कविता को जन्म दे पाएगा। तो सही क्या है, ये कवि के मन के भावों के लिए।
कवि ने अपने रचना कर्म की तुलना किससे करी है? कृषि के कर्म से करी है। देखिए क्या यहाँ पर लिखेंगे, खेती के कर्म से। अब हम आगे तीसरे पद्यांश में, यहाँ क्या दिया गया है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब यहाँ पर अभी देखिए, यही काव्यांश हमने पहले वाले काव्यांश में इसकी 4 पंक्तियां पढ़ी थी, वो मैं आपको समझा चुकी। उस समय क्वेश्चंस दूसरे से, अब क्वेश्चंस बदल जाएंगे। क्या है, कवि ने रसायन किसे कहा? साहित्य को, शब्द को, कल्पना को या खाद को? अब देखिए, हमारे मन में जब किसी भी चीज के भाव आते हैं तो हम उन्हें कल्पनाएं देते हैं। जब कल्पनाएं देते हैं, जैसे आप ये सोच लो, सपोज आपने एक प्लान किया कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, तो आपके मन में भाव आया। अब इसके बाद इन भावों को आप कल्पना दोगे, नहीं चलो भाई ऐसा करते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, नहीं नहीं नहीं, चलो हम लोग गोवा घूम के आते हैं, नहीं 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 नहीं, चलो क्या कहते हैं, कश्मीर घूम के आते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस जो भाव था उनको हम कल्पना के रसायनों से गलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो भाव क्या है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर उसके अंकुर फूटेंगे। यानी कि हम जितने डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे उसमें कोई एक डेस्टिनेशन तो हम पहुंचेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, कवि ने रसायन किसको बोला है, कल्पना को। बीज के गल जाने के बाद उसका क्या हुआ? अब बीज गल गया, तो बीज जब गल जाता है तो उसमें से क्या होता है, अंकुर फूटते हैं ना। बीज नष्ट हो गया, उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटे, उससे फसल तैयार हुई, उसमें नयापन आया। तो सही क्या हुआ, उससे शब्द रूपी अंकुर फूटे। खेत में अंकुर के विकसित होने का क्या परिणाम होता है? अगर खेत में अंकुर विकसित हो जाए, यानी कि बीज अगर पनप जाए, तो उसका क्या परिणाम होता है? खेत पत्तों और फूलों से भर जाता है, बिल्कुल सही है। खेत नष्ट हो जाता है, नहीं। खेत की उपजाऊ क्षमता न घट जाती है, नहीं। उपरोक्त सभी। तो हम क्या लिखेंगे, खेत पत्तों और फूलों से भर जाता है। कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होने पर क्या होता है? अगर कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित हो तो क्या होता है, कविता बनती है। यही होता है ना, शब्द शब्द करके कविता बन जाती है। कृति का रूप धारण करते हैं, समाज को भोजन प्रदान करते हैं, गरीबी को दूर करते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। तो क्या होता है, कृति का रूप लेते हैं। आपकी जगह कविता का रूप लेते हैं तो भी लिख सकते हैं। कृति मतलब हुआ कि जो कोई भी एक नया क्रिएशन, कृति मतलब होता है क्रिएशन, तो वही चीज यहाँ पर एक नया क्रिएशन होता है। काव्यांश में प्रयुक्त नमित शब्द का तात्पर्य, नमित का मतलब क्या होता है, नमी युक्त, झुका हुआ, अनमोल या अवरोधी। तो यहाँ पर नमित का तात्पर्य है झुका हुआ। जब भाई पल्लव और पुष्प से भर जाएगा पेड़ तो थोड़ा सा झुक जाता है ना, तो वही चीज। चलिए अब हम आ गए काव्यांश संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा सदा का, छोटा मेरा खेत चौक। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए अभी तक क्या हुआ, अंकुर निकला, उसमें निकल आए पत्ते और फूल निकल आए थे। कविता में अभी तक हमने ये देखा। उसके आगे क्या, झूमने लगे फल, अब फल, पत्ते आ गए, फूल आ गए और अब फल भी लग गए उसमें। रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की कटाई अंतता की। अब देखिए क्या होता है, जब फल लग जाता है तो उसमें रस आ जाता है। किसी भी तरह का फल हो उसमें रस तो रहता है ना, रस आता है। अमृत धाराएं फूटती हैं, अमृत धाराएं फूटने का मतलब क्या है कि जो कोई भी उसे प्राप्त करता है, खाता है, उसे बड़ा आनंद आता है। तो वो क्या होता है, अमृत धाराएं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को पोषण, भाई फल किसी भी तरह का हो हमारे शरीर को पोषण देता है कि नहीं देता है, तो देता है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक क्षण की रोपाई थी, बीज तो एक क्षण में आकर बोया था, लेकिन अब इन फलों को आप हमेशा खाते रहिए। यही होता है ना, जब फल लग जाता है तो क्या होता है, हमेशा उसको खाते रहिए, उसका रस लेते रहिए, मगर एक क्षण। अब इसी को कविता के माध्यम से क्या कहेंगे, अब कविता पूरी हो गई, अब जो कोई भी उसको पढ़ रहा है उसे रस आ रहा है, उसे आनंद आ रहा है। हम जैसे कविता हम लोग पढ़ते हैं तो आनंद आता है ना, आनंद आता है। अब जो एक पल में वो भाव कवि के मन में आया था, उसके बाद उसने धीरे धीरे करके जो है वो कविता लिख दी।
वो एक क्षण में कविता उसके दिमाग में थी। आज क्या है, वो पूरी कविता बन चुकी है। अब क्या है, उसे हमेशा कालजयी हमेशा पढ़ा जा सकता है। भाई आज देखिए हम लोग, अब कबीर दास जी ने कब उनका जन्म हुआ था 1398 में, तब से लेकर हम आज तक उनकी कविताएं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनके उनके लिखे हुए दोहों चौपाइयों को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो उन्होंने कब का लिखा, लेकिन आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो वो एक क्षण में आया भाव होगा जो लिखा, उसी तरीके से कविताएं एक क्षण में लिखी जाती है, लेकिन जब अनंत काल तक पढ़ी जाती है, और जब पढ़ी जाती है तब उसमें आनंद आता है। जो कोई भी पढ़ेगा उसमें उसको आनंद आता है। तो वही चीज, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती रस का अक्षय पात्र सदा छोटा मेरा खेत। तो अब यह क्या कह रही कि इस पेड़, कोई पेड़ भी, जो कोई भी फलदार होता है, उसमें से चाहे जितना फल तोड़ा जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि उसमें से फल उगना बंद हो जाता है, हमेशा फल आते रहते हैं। तो वो हमेशा आप कर, उसी तरीके से कविता क्या है, कविता एक बार लिखी जाती है, उसे जितनी बार भी पढ़ा जाए, जितनी बार भी पढ़ा जाए आनंद ही आता है। आज मैं पढ़ूं, मेरे बच्चे पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, हमेशा उनको आनंद ही आता रहे। हमेशा आनंद आएगा कि नहीं आएगा, वही चीज है। तो अब ये क्या है, रस का अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र होता है जिसमें से कभी भी आप अपनी इच्छित चीज पा सकते हो। तो उसी तरीके से इसमें से कभी भी आपको आनंद की कमी नहीं आएगी। छोटा मेरा खेत, तो ये थी कविता। अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। पहला क्या है, काव्यांश में कवि ने किसके झूमने की बात करी है, भाव और विचार, फल, साहित्यकार या पेड़ पौधे। तो इन्होंने फल के झूमने की बात करी है। नेक्स्ट आते हैं, कविता में कवि ने किसकी कटाई की बात करी है, क्षण की, अनंतता की, अंकुर की या फसल की। तो यहाँ पर इन्होंने किसकी की, अनंतता तक, हमेशा कटाई करते रहो। कब तक, हमेशा। अनंतता मतलब क्या है, फल भी आप हमेशा खाते रहोगे, कविता से भी आप रस हमेशा लेते रहोगे। तो यहाँ पर किसकी है, अनंतता की कटाई करी है। कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय पात्र कहा है, करुण रस की, श्रृंगार रस की, हास्य रस की या साहित्य रस की। तो कौन सा रस है, साहित्य रस की। साहित्य की रचना एक बार करी जाती है, लेकिन उसका आनंद हमेशा लोग उठाते रहते हैं। कवि ने खेत में पैदा होने वाली कविता रूपी फल को किस विशेषता से युक्त बताया है, अलौकिक रस से, वात्सल्य रस से, श्रृंगारिकता से या क्लिष्टता से। तो सही क्या है, वो अलौकिक रस से परिपूर्ण है। कौन से रस से परिपूर्ण है, अलौकिक रस से। नंबर 5 क्वेश्चन है आपके पास में, छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया। अब ये उपमान किसके लिए प्रयोग किया गया है, फसल के लिए, वर्गाकार रूप के लिए, कागज के पन्ने के लिए या पल्लव के लिए। तो ये इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, कागज के पन्ने के लिए उपमान। जैसे कागज का पन्ना चौकोर होता है, उसी तरह खेत भी चौकोना होता है ना। तो वही चीज उन्होंने बताया। चलिए अब हम आ गए अपने 5वें काव्यांश में, और 5वें काव्यांश में हम अपनी दूसरी कविता देख रहे हैं, बगुलों के पंख। ठीक है, कविता देखिए क्या है, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। कवि ने एक दृश्य देखा है, क्या देख रहे हैं, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, यानी आकाश में जो है वो बगुले जो है, सफेद बगुले जो हैं, वो पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाती मेरी आंखें, तो चुराए लिए जाने मेरी आंखों का मतलब है कि ये दृश्य मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। कजरारे बादल की छाई नभ छाया, अब देखिए सफेद बगुले उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन वो आसमान कैसा है, कजरारा, यानी कि काले काले बादल छाए हुए हैं, और उसके ऊपर सफेद बगुले पंक्ति में उड़ते हुए चले जा रहे हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, ऐसा लग रहा है संध्या होते हुए जो वो एक जो हल्की सी जो है सफेद सी छाया दिखने, जब सूरज डूबने लगता है तो आप देखोगे दूसरे साइड में आपको आसमान में कहीं सफेद, कहीं काले, कहीं नारंगी, इस तरीके के बादल दिखने शुरू होते हैं। तो ये वही स्वतेज काया की बात करी जा रही है कि जैसे लग रहा है श्वेत रंग के जो है वो बादल दिखाई दे रहे हैं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, धीरे धीरे क्या है, मैं इस जो है इतना सुंदर दृश्य से जो है बंधता हुआ चला जा रहा।
कोई तनिक रोक रखो। अब वो किसी से कह रहे हैं कि ये जो इतना सुंदर दृश्य है, इसे किसी से बोलो कि रोक ले, कि अर्थात कि बगुले जो उड़ते हुए जा रहे हैं ये कुछ देर के लिए रुक जाएं, इस दृश्य को मैं और ज्यादा देर तक के लिए देखना चाहता। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वो दृश्य क्या है, मेरी आंखें चुराए लिए जा रहे हैं। अब मेरी आंखें तो लिटरली तो कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, तो इसे मुहावरे की तरह यहाँ पर यूज किया गया है कि ये दृश्य जो है वो बहुत सुंदर है। नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख, यानी कि बगुले जो हैं वो नभ में एक पंक्ति बनाकर उड़ते हुए चले जा रहे। अब इस पर 5 प्रश्न देखिए क्या है। काव्यांश में बगुलों के पंखों द्वारा आंखें चुराने से क्या आश्रय? सुंदर दिखाई देना, ध्यान भंग करना, चोरी करना या न्योछावर होना। तो सही क्या है, सुंदर दिखाई देना, यानी कि ये दृश्य जो है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? क्या कर रही है? भाग रही है, नहा रही है, तैर रही है या उड़ रही है? तो सांझ की सतेज काया क्या है, वो आसमान में तैर रही है। कवि के अनुसार आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई हुई है? तो उन्होंने क्या बोला था, कजरारे बादल। कजरारे मतलब काले, कजरारा मतलब क्या होता है, काजल भरे, ठीक है, काजल, कजरारे मतलब होता है काजल। काजल कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ क्या है, गहरे नीले, काले, श्वेत या सुनहरे, तो ये है काले। कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? उनका पंक्ति बनाकर उड़ना, ठीक है ना, पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य, काया रूपी सौंदर्य, माया रूपी सौंदर्य या शांति रूपी सौंदर्य। तो उनका कौन सा सौंदर्य है, वो है पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य, यानी कि पंक्ति बनाकर उड़ना। बगुलों के पंख बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान लग रहे हैं? सांझ की स्वतेज काया। स्वतेज यानी कि इन्होंने संध्या को एक काया, शरीर के रूप में बता दिया है इस तरीके से। प्रातः काल की सुंदरी काया, गोधूली बेला की पीली काया या रात्रि की काली काया। तो कैसी है वो, सांझ की स्वतेज काया। चलिए यहां तक तो अभी हमने दोनों ही कविताओं पर जो है पद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को करा। मैं फिर कह रही हूं पद्यांश यही रहेंगे, प्रश्न बदलेंगे, इसीलिए पद्यांशों को पढ़ना आपके लिए मस्ट है, उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं पूरा संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्नों। कवि के मन में कैसा तूफान आया हुआ था, है ना, एक अंधड़ आया, तो वो अंधड़ कैसा था, भावों का अंधड़ था। अब ये तूफान कैसा होगा, भावनात्मक होगा। भावनात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, कल्पनात्मक। तो क्या है ये, भावनात्मक तूफान है। कवि के मन का विचार किसके माध्यम से कागज पर अंकित हो रहा है? किसके माध्यम से? कवि की इच्छाओं के माध्यम से, कवि की भावनाओं के माध्यम से, कवि की कल्पनाओं के माध्यम से, कवि की सूचनाओं के माध्यम से। तो किसके माध्यम से ये व्यक्त हो रहा है, वो हो रहा है कवि की कल्पनाओं के माध्यम से। अब वो भाव आए, फिर उसे कल्पनाओं के जरिए उसने क्या किया, शब्द दिए। अद्भुत रस की अनेक धाराएं कब फूटती हैं? कब होता है, जब फल लग जाते हैं, है ना, जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगते हैं। जब पन्ने रूपी खेत पर कविता लिखी जाती है, जब पन्ने रूपी खेत में मिठास रूपी फल झूमने लगते हैं, जब खेत में फसल झूमने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, खेत में कविता रूपी फल, यहाँ पर मिठास रूपी फल नहीं है, यहाँ पर क्या है, कविता रूपी फल है। तो हम क्या लगाएंगे, नंबर 1 पर। अद्भुत रस की धाराएं किसकी तरह लगती है? अमृत की तरह लगती है ना, दूध की तरह, पानी की तरह, विष की तरह या अमृत की तरह। तो सही क्या होगा आपका, अमृत की तरह। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया में कौन सा अलंकार है? जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कह रहे हैं, सांझ की स्वतेज काया। सांझ क्या है, ये प्रकृति है। काया क्या हुआ, शरीर हुआ। शरीर किसका होगा, प्राणियों का होता है। तैरने का काम मछली या मनुष्य करते हैं, ये सजीव है। तो यहाँ पर निर्जीव का सजीव में रूपण किया गया है, वो भी मानवीय रूप में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, कवि के मन प्राणों को किसने बांध लिया है?
आकाश के काले काले बादलों ने? नहीं। आकाश के काले काले बादलों की छाया में उड़ते सफेद बगुलों की पंक्ति ने, ये सही है। उड़ते सफेद बगुलों की पंक्ति ने या प्रकृति के मनमोहक दृश्य। देखिए, उड़ते सफेद के बगुले पंक्ति ने, तो ये तो सही है, लेकिन सही रूप में क्या है भाई? काले बादलों के ऊपर सफेद बगुले उड़ रहे हैं पंक्ति में, ये एकदम सही है, तो हम यहां लगाएंगे खा। नेक्स्ट आते हैं हौले हौले में कौन सा अलंकार है? हौले हौले, एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल, दोनों बार सेम शब्द है और उसका अर्थ भी सेम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट आते हैं कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में कौन सा अलंकार है? अब ध्यान दीजिए, कजरारे बादलों की नभ छाया, अब यहां पर सपोज करने के लिए कहा जा रहा है। सपोज करने के लिए कैसे करा है भाई? काले बादल तो हैं, मगर कैसे बादल हैं? जैसे कि कजरारे होते हैं, यानी कि जैसे कि काले होते हैं, हम ये चीज बोली गई, तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या है? कजरारे बादलों की नभ छाया। अब बादलों को किसकी उपमा दी गई है? कजरारे बादलों की, तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आते हैं कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? प्रकृति के मनमोहक दृश्य पर, आकाश में छाए कादले बादलों पर, आकाश में उड़ते बगुलों की पंक्ति पर, या अपनी कविता पर? तो किस पर मुग्ध है? वो है आकाश में उड़ते बगुलों की पंक्ति पर। फिर आते हैं बगुलों के पंख किसकी रचना है? शमशेर बहादुर, उमाशंकर जोशी, फिराक गोरखपुरी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कविता जो आपकी रहती है, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कविताएं हमारी रहती हैं उनके कवियों का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी हो, आपको अगर कवि का नहीं पता है तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ के कवि कौन है? उमाशंकर। पहला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है, कवि कागज के पन्ने को खेत क्यों कहता है? देखिए, इसमें कई सिमिलैरिटीज है। पहली चीज है, जैसे कागज का पन्ना चौकोर होता है, वैसे खेत भी चौकोर है। खेत में हम जब बीज बोते हैं तो एक नई संरचना तैयार होती है, यानी कि पौधा तैयार होता है, फसल तैयार होती है। उसी तरह कागज पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो एक नई कृति बनकर सामने उभरती है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने इसे खेती के कर्म के साथ कंपेयर किया है लेखन को। कवि को कागज का पन्ना किसी चार कोने के खेत की तरह लगता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान खेती करता है, ठीक उसी तरह से पन्ने पर कवि कविता लिखता है। इसीलिए कवि पन्ने को खेत कह रहा है। क्यों कह रहा है खेत? क्योंकि उसमें ये सारी चीजें, उसकी सिमिलैरिटी दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना के रसायन को पी से कवि का क्या आश्रय है? अब जैसे खेती होती है, हम जब खेती करते हैं तो क्या होता है, एक बीज अंदर बोते हैं, उसमें जब उसके पानी जाता है, और पानी जाने से वो क्या होता है, जो रसायन होते हैं, मिट्टी के जो रसायन होते हैं, उससे वो बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता है। ठीक इसी तरीके से कवि के दिमाग में कोई भी एक बात आती है, भाव आता है, फिर उसमें वो इमेजिनेशन बहुत सारी डालता है, यानी कि कल्पना डालता है, और तब कहीं जाकर वो शब्दों के माध्यम से बयां करके एक नई कविता को जन्म देता है। तो इसी तरीके से जैसे एक बीज अंकुरित हो रहा है, उसी तरीके से एक धीरे धीरे कविता भी क्या कर रही है, वो कल्पना के रसायनों को पी रही है। अब इमेजिनेशन, कवि के इमेजिनेशन पावर को एक्सेप्ट कर रही है, और उससे नई कविता का निर्माण हो रहा है। रचना कर्म तथा कवि कर्म कवि के लिए समान धर्मा प्रतिक्रिया है। ठीक है, कुछ चीज को बनाना या कवि करना, ये एक ही समान है। जिस प्रकार खेत में खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए किसान बीज, जल तथा रसायनों का प्रयोग करता है ना, वो बहुत सारी चीजें डालता है ताकि भाई पौष्टिक चीज पैदा हो। उसी प्रकार एक कवि रचना के सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को पन्नों पर डालता है, शब्दों को भाव संवेदना के जल से सिंचित कर कल्पना के रसायन से उसे उर्वर बनाता है। यानी कि उसकी इमेजिनेशन पावर क्या करती है, उसकी कल्पना जो है उस कविता को धीरे धीरे आगे लेकर चलती है। रचना कल्पना के रसायन को पीकर आनंद रस से परिपूर्ण हो जाती है। अब जो वो रचना कर रहा है, उसने अपनी इमेजिनेशन डाली, बहुत सारी चीजें करी उसमें, जिससे वो कविता पढ़ने में इतनी अच्छी लग रही है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें आनंद अनुभव होता है। यहाँ कवि रचना के लिए कल्पना को महत्व प्रदान करता है।
उसका मानना है कि कल्पना के रसायन से रचना अधिक परिपक्व और अनंतता को प्राप्त करती है। यानी कि जब हम उसमें इमेजिनेशन जो डालते हैं वो उस कविता को ज्यादा पावरफुल बना देती। प्रश्न संख्या 3 है, कवि के विचार रचना का रूप कैसे ले लेते हैं? अब कवि अगर कोई चीज सोच रहा है, अब मान लो उसके दिमाग में एक भाव आया, अब उस भाव पे उसने अपनी कल्पना डाली, कल्पना डालने के बाद उसे एक एक शब्द करके उसे पन्ने पर उतारा, तो फिर क्या बना? वो एक कविता बनती है, यानी कि वो एक रचना का रूप ले लेती है। कवि के मन में कहीं से कोई भावनात्मक तूफान आता है, यानी कि कोई विचार, कोई भी भाव, कोई भी चीज होती है, ठीक है। अब जैसे कवि होते हैं, कवि तो हर चीज में कुछ ना कुछ देख लेते हैं। हवा अगर चल रही है तो उसमें भी वो बहुत कुछ देख लेते हैं, एक फूल है तो वो उस पर भी कविता कर लेते हैं। बस मन में भावों का आना जरूरी हो जाता है। उसके मन में विचार नामक बीज बोकर चला जाता है, यानी कि उसको एक थॉट आ जाता है। वह विचार नामक बीज कवि की कल्पना नामक सभी रसायनों को पी जाता है। वो विचार क्या होता है? कवि की सारी इमेजिनेशन को ले लेता है और फिर जिस प्रकार रसायनों को पीकर बीज गल जाता है, बीज क्या है? गल जाता है और उसमें से एक पौधा निकल आता है और अंकुरित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कवि के मन का विचार कवि की कल्पनाओं के माध्यम से कागज पर अंकित हो जाता है। जिस प्रकार खेती में बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है और पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं, तब शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। तो समझ में आया ना? उसके विचार क्या है? वो उसकी कल्पना से फूट रहे हैं, कल्पना से उसमें प्रगाढ़ता आ रही है और फिर वो पन्ने पर लिखे जा रहे हैं, तब वो एक रचना बन जाती है। कवि बगुलों के पंख कविता में सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। कैसे? अब उसने क्या चीज बोली? बगुलों का पंख जो हमारी दूसरी कविता है उसमें क्या बोल रहे हैं? कविता में सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने, बंधने का मतलब होता है हम उसी में जो है कोई चीज हम जैसे गांठ बांध ले ऐसे चीज, और बिंधने का मतलब है हम उसी में फंस के रह जाते हैं। तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि भाई काला आसमान है, छटा छाई हुई है और बगुले एक पंक्ति में उड़ रहे हैं, तो वो पंक्ति एक एक सफेद लाइन सी बन रही है, तो वो इतनी सौंदर्यपूर्ण लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि कवि अपनी आंखें उन पर से हटा ही नहीं पा रहा है। और एक तो बंध गया वो, और फिर वो उन्हीं के साथ उड़ता हुआ चला जा रहा है। वो कह रहा है कि रोक लो इस दृश्य को कोई, ये दृश्य जो है, क्योंकि भाई अगर बगुले उड़ के चले गए तो दृश्य तो खत्म हो जाएगा। तो उसका कहने का तात्पर्य है कि भाई इस तरीके से जो बगुले उड़ रहे हैं इनको कोई रोक लो, ताकि ये सामने ही हमारे बंधे रहे। ऐसा ना हो भाई ये चला जाए तो मैं भी उसके साथ चला उड़ता चला जाऊं, तो मुझे वो लगातार देखना है, इसलिए वो बंधने के साथ साथ उसी में बिंध गए हैं, उसी में रच बस गए। बगुलों के पंख एक सुंदर दृश्य कविता है। कविता से गुजरते हुए एक एक दृश्य चित्र की भांति उभरता है। हम जब पूरी कविता पढ़ रहे हैं तो वो सारा चित्र हमारी आंखों के सामने आता है। कवि काले बादलों के नीचे से पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों को देखता रह जाता है। ये उसे कजारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भाई काले बादल हैं, बगुले सफेद उड़ रहे हैं, तो श्वेत काया हुई कि नहीं हुई। ये दृश्य इतना मोहक है कि कवि उसमें अटका रह जाता है, उसी इतना सुंदर है कि उसी को देखता रह जाता है। कवि इसे माया कहता, माया मतलब जादू। इस दृश्य में कवि प्रकृति सौंदर्य से बंधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त कर रहा है। मतलब वो प्रकृति के इस दृश्य में इतनी सुंदरता देख रहा है कि इससे ज्यादा सुंदरता उसे चीज देखी ही नहीं गई। ऐसी प्रकृति के इस दृश्य का कवि के मन पर पड़ने वाले मोहक प्रभाव के कारण संभव हुआ है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि प्रकृति में जो चीज चल रही है कवि ने उसे अपने आप पे बांध लिया है, पूरी तरह वो खुद ही बंध गया है, तो इसलिए ये सौंदर्य वो इतनी अच्छी तरीके से बयां भी कर पा रहा है। जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है? अब जैसे कोई भी फल है अगर किसी पेड़ पर उगा है तो वो कुछ समय तक रस भरा रहेगा, एक समय आएगा कि वो पेड़ से गिर जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन कविता जब बनती है, कविता जब फल के रूप में उत्पन्न होती है
तो उसका रस कभी खत्म नहीं हो सकता, अर्थात उसे जब कोई कभी भी पढ़ेगा वो आनंद ही प्राप्त करेगा। यानी कि वो एक रस के अक्षय पात्र की तरह हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे तो उसमें रस, तो हमें आनंद मिलेगा। आज आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, आपके पिताजी दादाजी पढ़ेंगे तो भी उन्हें आनंद पड़ेगा, और आज के आने वाले भविष्य में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे तो भी उन्हें वही आनंद आएगा जो आज हमें आ रहा है। तो यानी कि उसका जो रस है, जो आनंद है, वो समय के साथ कभी फीका नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही बना रहेगा, हो सकता है समय के साथ बढ़ भी जाए। जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत की तरह लगती हैं। कवि ने अपनी रचना को पल भर में रचा, परंतु उससे मिलने वाला फल अर्थात आनंद लंबे समय तक मिलता रहेगा। यानी कि उसे तो कुछ पल में ही लिखा गया, लेकिन उससे जो आनंद है लोग ना जाने कब तक प्राप्त करते रहेंगे। कवि की रचना से मिलने वाले रस अर्थात आनंद को कोई जितना भी लूट ले वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वह तो लगातार बढ़ता जाता है। कवि का कविता रूपी खेत छोटा सा है, परंतु उसके रस का पात्र हमेशा भरा रहने वाला है, अर्थात कभी समाप्त होने वाला नहीं। मतलब उस रचना को बनाने में भले ही कम समय लगा, लेकिन उससे मिलने वाला आनंद क्या है, आप सालों तक उसका आनंद उठाते ही रहेंगे। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? अंधड़, अब क्या होता है कि जब कवि के मन में कोई विचार आता है ना तो बहुत तेजी से आता है, जैसे कोई आंधी जब चलती है तो उसी तरीके से। तो उन विचारों का आना, उन भावों का आना इतनी तेजी से होता है कि उसे अंधड़ के साथ कंपेयर किया। अब वो अंधड़, वो या चीजें जो हैं वो एक विचार का रूप धारण करती है, तो वो विचार होता है बीज। जिस तरीके से खेत में बीज पड़ता है, वैसे ही कवि के मन में आने वाला भाव उसके दिमाग में एक विचार डालता है, और वही विचार धीरे धीरे क्या, उसकी इमेजिनेशन पावर के रसायन को पीकर कविता का रूप धारण करता है। रचना के संदर्भ में कवि अंधड़ को वेगात्मक संवेदना मानता है। वेगात्मक संवेदना का मतलब भावों, बहुत सारे भावों का उमड़ पड़ना। ये भाव का वह झोंका है जो काव्य प्रेरणा के रूप में कविता के सृजन के लिए कवि को मजबूर कर देता है। बीज रचना के संदर्भ में शब्द है, ठीक है। अब चूंकि उसके मन में विचार आए हैं तो अब उन्हें वो शब्दों के माध्यम से बयां करेगा, तो बीज क्या है, वो शब्द है। मन में जगे किसी निश्चित विषय वस्तु से संबंधित शब्द, जिनको कागज के पन्नों पर बिखेर कर कवि रचना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, वहां बिंबों, प्रतीकों के माध्यम से संरचनात्मक दृश्य तैयार होता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा है, तो उससे एक रचना तैयार हो रही है, जिससे काव्य सृजन संभव हो पाता है। तभी क्या होता है, एक रचना बनती। कौन सा दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जा रहा है? काले काले बादलों के ऊपर से तैरते सफेद हंस, पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद पंखों का जो दृश्य है वो कवि को अपनी तरफ खींच के लेता जा रहा है। कवि आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों के सुंदर पंखों को देखता है। यह दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जाता है, अर्थात कवि को यह दृश्य अत्यधिक मनमोहक लगता है। मनमोहक यानी कि मन को चुरा लेने वाला लगता है। कवि को खेत का रूपक अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए खेती का कर्म भी जो है ना वो बहुत मेहनत वाला होता है। उसी तरह कविता में आप जैसे जो हम खेती का काम करते हैं उसमें शारीरिक मेहनत होती है, जबकि कविता का कर्म अगर हम करेंगे तो उसमें आपकी मानसिक मेहनत यानी कि बौद्धिक क्षमता लगती है। तो मेहनत दोनों ही है, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पर एक जैसा कंपेयर करने की कोशिश करी। कवि बताता है कि कविता लिखना या रचना एक मुश्किल कार्य, काफी मेहनत करने वाला, और कल्पना करने के बाद भी कुछ शब्द कागज पर उतर पाते हैं। यानी कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, दिमागी तौर पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। यही खेती का हाल है। खेत में बीज बोने से लेकर कटाई करने तक में बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए इन्होंने इन दोनों काम को क्या किया है, कंपेयर किया है आपस में। कवि को बगुलों की पंक्ति आकाश में कैसी प्रतीत हो रही है? अब आप बताइए,
वो सांझ की स्वतेज काया की तरह प्रतीत हो रही है ना। ये चीज उन्होंने बताई है कविता में। क्या कह रहे हैं? काले बादल आकाश पर किसी छाया अर्थात परछाई की तरह छाए हुए हैं। अब चूंकि चारों बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, समझ लो, पूरा काले बादल छाए, और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे सायंकाल की चमकीली श्वेत शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रही हो। अब उन्होंने क्या किया, सांझ को बता दिया। सांझ होती ना संध्या के समय, तो वो हल्की डलनेस ले आती है, दिन में हल्का डलनेस लेके आती है ना, ग्रेइश हो जाती है। तो वो क्या है, तैर रही है सांझ, तो वो उनको कैसी लग रही है, वो सांझ की स्वतेज काया के समान लग रही है। कविता लुटने पर भी क्यों नहीं मिटती या खत्म होती। अब कविता के साथ क्या होता है, हम पढ़ेंगे तो हमें भी आनंद है, दूसरा पढ़ेगा दूसरे को आनंद है, तीसरा पढ़ेगा तीसरे को आनंद है। ये तो है नहीं कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ शब्द चुरा के उसे कम कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं। तो इसलिए हम उसको जितनी बार पढ़ते हैं उसका आनंद हम उतनी बार, और जितने लोग पढ़ेंगे, जब जब पढ़ेंगे तब तक उन्हें वो आनंद आए। यहां लुटने से आश्रय बटने से, जब कविता पाठकों तक पहुंचती है तो वह खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो जो वह पाठकों के पास पहुंचती जाती है वह और अधिक विकसित होती जाती है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हमने कविता लिखी, हमने जिस भी मन से लिखी, जैसी भी लिखी, आप पढ़ोगे तो उसे अपने अर्थों के हिसाब से निकालोगे, दूसरा पढ़ेगा तो वो और अर्थ निकालेगा, तीसरा पढ़ेगा। तो इस तरीके से कविता क्या करती है, धीरे धीरे विकसित होती है, और उसमें एक साथ अब बढ़ते बढ़ते क्या होता है, बहुत सारे अर्थों के साथ वो प्रकट हो जाती है। तो इसलिए उसका रस कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता। कवि क्यों चाहता है कि मनमोहक दृश्य को कोई लुप्त होने से रोक ले, यानी कि वो जो बगुले उड़ते हुए जा रहे हैं वो मन को मोहने वाले, इतना सुंदर दृश्य है कि वो नहीं चाहता कि ये दृश्य उसकी आंखों से हटे। तो वो चाहते हैं कि ये जो दृश्य है कोई इसको रोक ले, क्योंकि वो खुद अपने आप को उससे बंधा हुआ पा रहे हैं। आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों का दृश्य कवि को इतना मनमोहक लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि अपने जादू से यह दृश्य उन्हें धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। बगुलों की पंक्ति उड़ते उड़ते दूर जा रही है। अब भाई बगुले तो रुकेंगे नहीं, वो तो उनका काम तो अपने घर जाने के लिए, वो उड़ते हुए चले जा रहे हैं, और मनमोहक दृश्य कवि की आंखों से ओझल हो रहा है। अब कवि तो यहाँ बैठा है, सामने उड़ रहा है, तो वो तो उड़ते उड़ते एक समय में चला जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। और कोई इस मनमोहक दृश्य को लुप्त होने से रोक ले। कवि कह रहा है कि भाई ये इतना सुंदर दृश्य है कि बगले तो उड़ के चले जाएंगे, तो ये दृश्य खत्म हो जाएगा, तो किसी तरीके से दृश्य को रोक लो, क्योंकि ये बहुत सुंदर। इस आकर्षक दृश्य का कवि पर इतना प्रभाव पड़ा कि आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती, यानी कि वो उसी में बंधा हुआ अपने को महसूस कर रहा है, उससे अलग नहीं कर पा रहा है। अर्थात कवि बगुलों की उस पंक्ति से अपनी आंख नहीं हटा पा रहा। मेन क्या है कि भाई बगुले उड़ जाएंगे तो वो दृश्य खत्म हो जाएगा, तो वो ये चाहते हैं किसी तरीके से बगुले यहीं रुके रहे, ताकि ये मनमोहक दृश्य काफी लंबे समय, क्योंकि हमें तो जो चीज अच्छी लगती है हम ये चाहते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक चले, तो उसी तरीके से लेखक भी चाह रहा है कि ये दृश्य काफी लंबे समय तक बने रहे, तो इन बगुलों को कोई रोक। पाती बांधे से कवि का क्या तात्पर्य। पाती, पाती मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन, बांधे मतलब बनाकर। बगुले क्या हैं, वो पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर एक बढ़िया परफेक्ट फॉर्मेशन में आसमान में उड़ रहे हैं। पाती बांधे से कवि का तात्पर्य एकता से, समझ में आया। अब देखिए, अगर वो पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब तक उनमें एकता नहीं होगी तब तो वो नहीं उड़ सकते ना। पाती बांधे का जो एक्चुअल में जो अर्थ है वो क्या होगा, लाइन बनाकर उड़ना। लेकिन अगर इसके पीछे के आश्रय या भाव को हम समझना चाहें तो वो बगुलों की एकता को बयां करना चाह रहे हैं कि वो कितना अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ उड़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन भी तब कब होता है जब भाई एकता होती है, आपस में मेलजोल होता है ना। जिस प्रकार ऊंचे आकाश में बगुले पंक्ति बनाकर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एकजुट रहना चाहिए। बगुलों की पंक्ति हमें एकता ही शक्ति का भाव सिखाती है। क्या सिखाती है कि एकता में ही शक्ति है, इस भाव बात को सिखाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकोने छोटे खेत को
कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा, और उस खेत में रुपाई छड़की और कटाई अनंतता की कैसे है। अब देखिए, जैसे खेत चौकोना होता है, जस्ट लाइक दैट पन्ना भी वैसे ही चौकोना होता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कागज के पन्ने और खेत को सिमिलर किया। अब वो क्या कह रहे हैं, उस खेत में रुपाई छड़की और कटाई अनंतता की होती है। जिस प्रकार से, अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, एक खेत में बीज बोया जाता है, फिर वो पेड़ उगता है, उस पेड़ पे भाई बीज तो क्षण में बोया गया ना, लेकिन जब वो बड़े होकर फल देता है तो वो तो बहुत सालों तक देता रहता है, ना जाने कब तक देता रहता है। ठीक इसी तरीके से जब कविता रची जाती है पन्ने पर, तो उसे रचने में तो कुछ समय ही लगा, लेकिन वो अनंत काल तक लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी और उसमें से सबको आनंद प्राप्त होगा। जिस प्रकार से बीज तो पल भर में बोया गया था, लेकिन उससे बड़े हुए पेड़ से जो फल लग रहा है उसे लोग ना जाने तक कब तक खाते रहेंगे और उसका आनंद लेते रहेंगे। तो काम का हुआ, एक क्षण में हुआ, लेकिन उससे मिलने वाले परिणाम को लोग सालों तक आनंद उठाएंगे, ना जाने अनंत काल तक, कब तक नहीं पता। कवि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहता है क्योंकि कवि का कहना है कि कवि कर्म भी खेती के कार्य की तरह ही है। खेती में रोपाई से कटाई तक की प्रक्रिया अत्यंत शारीरिक और मानसिक श्रम से युक्त होती है। इसी प्रकार कविता का सृजन भी मानसिक श्रम साध्य कार्य है। इससे भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो समझ में आया क्या हुआ कि भाई इसमें तो जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ एक पल में हो रहा है, लेकिन मजा क्या है, हमेशा उठाते हैं। अलौकिक रस की धारा फूटती है, इसका मतलब क्या है। अब जब बीज में से कोई भी अंकुर फूटकर बाहर आता है तो अब वो पेड़ बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो उसमें फल लगेंगे, फल लगेंगे तो वो एक ऐसी जो रस फूटेगा जिसका आनंद हम उठाएंगे। उसी तरीके से कविता में भी होता है, कविता लिख ली जाती है, फिर जब जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका आनंद तो ना जाने कब तक उठाते रहते हैं, है ना। तो वो अलौकिक रस की धारा है, यानी कि वो एक तो आनंद भी खूब दे रही है और वो हमेशा बहती है। जब कोई विचार रूपी बीज अंकुरित होकर कविता का रूप धारण कर लेती है तो उसमें से आनंद बहुत सी धाराएं फूटती हैं, आनंद रूपी बहुत सी धाराएं फूटती हैं। ये धाराएं अनंत काल तक बहती जाती, ये आनंद पाठकों को चिरकाल तक खुशी देता है। इसीलिए यह रस अलौकिक है, क्योंकि यह हमेशा आपको आनंद देता रहेगा, इसीलिए क्या बोला है, अलौकिक। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा। अब इन्होंने कवि ने खेत को रस का, अब खेत में तो होता नहीं कि भाई एक खेती हुई उसके बाद उस खेती को हटा दिया तो दोबारा उसमें खेती नहीं होगी, होगी ना, दोबारा फिर से खेती होगी, फिर समय आएगा फिर से खेती होगी। तो वो क्या है, उसमें आप मेहनत करते जाइए और उसमें से आप रस प्राप्त करते जाइए, वो रस उसमें से कभी खत्म नहीं, जैसे कि कविता के साथ होता है। कविता भी एक बार रची जाती है और उसमें से हम हमेशा आनंद उठाते रहते हैं। जैसे अक्षय पात्र का अर्थ होता है हमेशा भरा रहने वाला पात्र। अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। रस के अक्षय पात्र में रस जितना बांटा जाता है उतना ही वह भरता जाता है। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता है। खेती की फसल खत्म हो जाती है परंतु रचना का रस कभी खत्म नहीं होता, यह अनंत काल तक बहता है। ये रचना कर्म की शाश्वतता को दर्शाता है कि मतलब ये काम एक बार किया गया तो हमेशा बना ही रहे। तो देखा, अब ऐसे करते करते हमने अपना काव्य खंड पूरा खत्म कर लिया। तो काव्य खंड हमारा खत्म हो गया और अब हम शुरू करेंगे अपने गद्य खंड को, जहां पर हम लेकर आएंगे सबसे पहले गद्य खंड का पहला चैप्टर भक्ति। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, उसको भी लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम गद्य खंड की शुरुआत के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।